Hi friends. I am posting this video after a very long time on my YouTube channel. आशा है कि आप सब लोग ठीक ठाक हैं। काफी लंबा ब्रेक हो गया इन माय डिसिप्लिन ऑफ पोस्टिंग वीडियोस ऑन दिस चैनल, बट आई होप कि गोइंग फॉरवर्ड आई एम गोइंग बी मोर रेगुलर। तो आज मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहता हूँ अबाउट सब जो मिडिल क्लास इंडियंस हैं उनका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सपना होता है। वो है अपना घर खरीदना। तो मेरा डिस्कशन आपसे आज इसी बारे में है कि क्या मिडिल क्लास इंडियंस को घर खरीदना चाहिए, खासकर बड़े शहरों में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, जैसे दिल्ली एनसीआर हो गया, गुड़गांव हो गया, नोएडा हो गया, बॉम्बे हो गया, पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई। खासकर अगर आप इन शहरों में सिर्फ काम के वास्ते रह रहे हैं, नौकरी करते हैं, इसीलिए अपना होम टाउन छोड़ के यहाँ आए हैं। शायद आपने घर बसा लिया है इन टर्म्स ऑफ मैरिटल स्टेटस, आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, और आपने लगभग मन बना ही लिया है कि कुछ साल तक तो आप यहीं रहेंगे। और जैसे कल्चरली, सोसाइटली सबकी उम्मीदें होती हैं, आपकी फैमिली की भी उम्मीद है, आपकी खुद की उम्मीद है अपने आप से कि आप एक घर खरीदें। बट जिस हिसाब से घरों के दाम बढ़ रहे हैं, मैं खुद गुड़गांव में रहता हूँ, तो मैं गुड़गांव का तो आंखों देखी जो जो हाल है रियल एस्टेट का, प्राइसिंग का, वो मैं बता सकता हूँ कि अभी किसी भी बसे बसाए गुड़गांव के सेक्टर में, मतलब जहाँ काफी दिन से लोग रह रहे हैं, और वहाँ अगर कोई सोसाइटी है, आप लगा लो, अगर आपको एक बेडरूम का घर खरीदना है तो 1 करोड़ का खर्चा है। सिमिलरली 2 बेडरूम 2 करोड़, 3 बेडरूम 3 करोड़, और ऐसे ही। हाँ, अगर आप थोड़ा सोना की साइड चले जाएं तो वो आप लगा लीजिए कि 1 बेडरूम 50 लाख का आता है ना। तो ऐसा भाव है। फिर द्वारका एक्सप्रेस वे की तरफ चले जाएं तो 1 बेडरूम अगेन आई थिंक इज अबाउट 1 करोड़ देयर। बट माई माई थॉट इज कि चलो, मैं तो 40 साल का हूँ। मैंने जब एक आध रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया था 15 साल पहले, तब इतना एक्सपेंसिव नहीं था यहाँ पे। एंड मैं खुद भुक्तभोगी रहा हूँ कि मैंने 2 बारी कंस्ट्रक्शन लिंक्ड प्लान में इन्वेस्ट किया, और एक घर में मैंने इन्वेस्ट किया था 15 साल पहले, वो मुझे आज भी नहीं मिला। और एक घर में मैंने इन्वेस्ट किया था लगभग 13 साल पहले, जो मुझे कुछ महीने पहले जिसका पोजीशन मिला। और वो काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट था। आप लगा लीजिए पिछले 7 साल से मैं होम लोन ईएमआई दे रहा था उस घर के लिए, जो मुझे मिला ही नहीं। और मेरा होम लोन ईएमआई मेरे हाउस रेंट का 1.5 गुना। तो आप लगा लीजिए कितना खर्चा मेरा हुआ ये घर का फाइनली पोजीशन लेने में। और रेडी टू मूव अगर लेना चाहें तो ऑब्वियसली प्रीमियम्स आर मच हायर, वर मच हायर, सो आई कुडंट अफोर्ड इट एट दैट टाइम। So it was a chicken and egg situation, and given the accountability of real estate developers, कोई consequence है नहीं। वो लगातार डिले करते रहते हैं, कुछ ना कुछ बहाना करते रहते हैं, एंड एज अ इंडिविजुअल कंज्यूमर आप फंस जाते हैं। लेकिन चलिए, एक मान लेते हैं कि चलो इन सब चीजों में आप अगर नहीं भी फंसे, रियल एस्टेट डेवलपर ने आपको वो घर दे दिया, चलो आपने कंस्ट्रक्शन लिंक लिया या रेडी टू मूव लिया, वो ले लिया। और अगर आप 30 साल के हैं, अभी अर्ली 30s में हैं, it is so difficult to buy a real estate property in at least a Delhi NCR or a Bombay or a Bangalore, uh, क्योंकि most people are not earning 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख। इनफैक्ट अगर अगर आपकी 50 लाख की भी सालाना इनकम है, लगभग कटकुटा के आपके हाथ में 2.5 पौने 3 लाख रुपए आते हैं। अब आप लगा लीजिए, अगर आपने 2 करोड़ का घर खरीद लिया और उसमें आपने रो पिट के चलो 40 लाख रुपए डाउन पेमेंट कर दी, 1.6 करोड़ का लोन एक तो मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर मिल भी गया, आप लगा लो आपको 1.5 लाख रुपए से लेके, मतलब 1.25 लाख रुपए से लेके 1.5 लाख का मंथली ईएमआई भरना। और वहीं पे उसी प्रॉपर्टी में अगर आप रेंट पे रहे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उस प्रॉपर्टी का रेंट 30-35 हजार से ज्यादा नहीं।
तो दिस इज द कॉस्ट, यू गेट लोडेड विद लाइबिलिटी। हाँ, वो मेंटल एक सिक्योरिटी रहती है कि हम अपने घर में रह रहे हैं, बट द फैक्ट इज जब तक आपने लोन पूरा पे ऑफ नहीं किया, वो घर आपका है नहीं, वो घर बैंक का है। ठीक है, तो इट्स अ मेंटल, मेंटल, यू नो सेटिस्फैक्शन दैट वी गेट कि घर अपना है, हम रेंट नहीं दे रहे। लेकिन वो घर पूरा होने में 20-25 साल लगेंगे, पूरी तरह आपका होने में, क्योंकि उतना लंबा आपका लोन टेन्योर है। दूसरी चीज, जिस तरह से यहाँ पे सिचुएशंस बदल रही है, नौकरियों का कोई भरोसा नहीं है आज की डेट में, चाहे आप कितनी भी अच्छी प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, कोई गारंटी नहीं है कि आपकी जॉब बनी रहेगी। दूसरी चीज ये है कि अपॉर्चुनिटीज, एक है रिस्क कि आपकी जॉब कल जा सकती है, एंड विल यू बी एबल टू सर्विस दैट लोन। दूसरा है, जैसे ही आपने घर खरीद लिया, आप बंध जाते हैं, क्योंकि आपका एक लोन ईएमआई होता है, फिर आपको लगता है अभी ये घर छोड़ के जाना है, ये करना है, वो करना है। तो आपकी रिस्क एपेटाइट, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी एज अ प्रोफेशनल कम हो जाती है, जिसकी वजह से शायद आप वो अपॉर्चुनिटीज नहीं लेते हैं जो कि नॉर्मली आप ले सकते हैं। हाँ, इसका डाउन साइड ये है कि आप अगर रेंटेड अकोमोडेशन में रह रहे, हो सकता है कि अगर लैंडलॉर्ड के साथ आपकी नहीं बने, तो हर साल, 1.5 साल, 2 साल में आपको चेंज करना पड़े। बट आई थिंक इट्स स्टिल वर्थ इट to take that risk if you are ending up with maybe 30 or 40% of the monthly pay that you will have instead of owning a house. और मैं ये नहीं कह रहा कि घर मत खरीदिए, और मेरा मैसेज खासकर उनके लिए है जो इन बड़े शहरों में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं ओन करते, जो यहाँ के नहीं है। जो यहाँ के हैं उनके तो चलो बाप दादा के एक आध घर तो होंगे, चलो चाहे आप रहते हैं नहीं रहते हैं, बट यू हैव सो कॉल्ड सिक्योरिटी फॉर अ रेनी डे। अगर आप किसी किसी दूसरे शहर से, आप देहरादून से, आप जयपुर से, आप कलकत्ते से, आप भुवनेश्वर से, तो आप मेरठ से हैं, आप उज्जैन से हैं, आप अपने सिक्योरिटी के लिए वहां पे एक रियल एस्टेट खरीदिए। वो कंपैरेटिवली विल कम एट 1/3 ऑफ द कॉस्ट। क्योंकि माइंडसेट क्या है कि भाई अपनी छत होनी चाहिए सर पे। फ्रैंकली मैं बताऊं तो ये माइंडसेट ही है, वो इन इन मोस्ट केसेस वो अपनी छत वाली नौबत कभी आती नहीं है कि आपको सब कुछ बेच बाच के अपने छत के नीचे जाना पड़े, क्योंकि आपकी तो हालत इतनी खराब होगी। और एंड आई एम टॉकिंग टू एजुकेटेड मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास इंडियंस इन आवर सोसाइटी, वो नौबत कभी आती नहीं है। लेकिन yes, there is merit in having an own house or an own real estate. So buy it in your hometown. Buy it in a tier 1 city or a tier 2 city in your hometown, जहाँ पे it is affordable, where you are not having to loan your kidney to buy it. एंड दूसरी चीज देखिए ना, अभी हर एक बड़े शहर में जियो पोलिटिकल इश्यूज आ रहे हैं, इन्वायरमेंटल इश्यूज आ रहे हैं। अब देखिए एनसीआर में पोल्यूशन इज सच अ बिग रिस्क। अब if you are somebody like me who has young kids, तो बार बार हमारे दिमाग में आता है कि इज इट वर्थ इट टू स्टे हियर। अब पता नहीं हम आगे जाकर क्या करेंगे, कितना लोग मूव करेंगे नहीं करेंगे, बट द मोर यू रूट योर सेल्फ विद दीज ऑब्लिगेशंस, तो आपके लिए ये ज्यादा होता है। तो अभी माई मैसेज इज पीपल who are in their early 30s or in their late 30s, looking to settle down, buy a property, keep yourself flexible. Look at real estate as an asset class rather than a security. आप जैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, एफडी में इन्वेस्ट करते हैं, वैसे ही जहां संभव है आप वहां इन्वेस्ट कीजिए इन रियल एस्टेट। जैसे आप म्यूचुअल फंड करने के लिए अपना लोन लेके तो नहीं म्यूचुअल फंड करते ना, तो सिमिलरली आप घर खरीदने के लिए अपने आप को एक्सेसिवली स्ट्रेच मत कीजिए। दैट्स माय मैसेज। एंड जितना मुझे समझ आया है कि इट इज बेटर टू बाई लैंड रादर देन फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स। तो अगर इफ यू कैन अफोर्ड बाई लैंड। अब लैंड का रिस्क ये होता है कि सिक्योरिटी, कोई वो खोसला का घोंसला टाइप का एपिसोड ना हो जाए, तो वो सब चीजें आपको फिगर आउट करनी पड़ेंगी। बट अगर उसमें आप नहीं पढ़ना चाहते तो ठीक है, एक 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 रेडी टू मूव अपार्टमेंट ले लीजिए, या विला ले लीजिए, या कुछ भी ले लीजिए आप अपने पॉकेट के हिसाब से। कीप इट अफोर्डेबल, डोंट इंक्रीज योर स्ट्रेस बिकॉज ऑफ दिस रियल एस्टेट एट दिस स्टेज, बिकॉज थिंग्स आर जस्ट बिकमिंग मोर एंड मोर अनसर्टेन। ठीक है, तो जिसको वूका बोलते हैं, वोलाटाइल, अनप्रेडिक्टेबल, सी ए भी कुछ कुछ होता है, मतलब बेसिकली वूका एनवायरनमेंट इज अनप्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट, थिंग्स जहाँ बहुत चेंज हो रही हैं। तो थिंग्स चेंज हो रही हैं, तो आपको अपने आप को फ्लेक्सिबल रखना है, फाइनेंशियली फ्लेक्सिबल रखना है, मेंटली फ्लेक्सिबल रखना है, प्रोफेशनली फ्लेक्सिबल। तो ये ऐसी सोच अगर आप रखें,
तो यू विल मेंटली बी एट पीस कि चलो मेरा एक सिक्योर रियल एस्टेट भी बन गया। और ऐसा भी नहीं हुआ कि आपने अपने आप को लोन के नीचे इतना दबा दिया कि आप स्ट्रेस्ड आउट हो गए, आपका लाइफस्टाइल कट ऑफ हो गया। You can't even, do those small enjoyments that you like taking your family out at a restaurant or a holiday, or taking your child out for a special day in a play area or whatever it might cost a little more money, putting your children through some, specialized trainings। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2.5 लाख रुपए सैलरी आ रही है और उसमें से 1.5 लाख रुपए बस होम लोन ईएमआई में जा रहा है। ठीक है, तो फिर मतलब इट्स अ वेरी lopsided situation and you won't have enough saving to put in other asset classes if that's the way you're moving। तो मेरा मानना यह है कि गिवन द रियल एस्टेट प्राइसेस राइट नाउ इन टियर 1 सिटीज, इट इज नॉट अ वाइज आइडिया टू बाय रियल एस्टेट इन दीज सिटीज अनलेस यू हैव एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, कि कहीं से भाई प्रॉपर्टी बेच दी मैंने, वहां से आधा पैसा या 70% ऑफ द न्यू फ्लैट और न्यू प्रॉपर्टी का खर्चा निकल गया, 30% आपने डाला, वो तो ठीक है, मतलब यू आर नॉट रियली स्ट्रेचिंग योर करंट फाइनेंसेस एज मच। लेकिन अगर ऐसा नहीं है पॉसिबल, it is always better to buy a property in your hometown। it is far more affordable, you will get better bang for buck। और ये सब जो अनरिलायबल बिल्डर बिहेवियर भी होता है इन जनरल, माय सेंस इज के टियर 2 सिटीज में, टियर 3 सिटीज में इतना नहीं होता। So that's my two bits for today about real estate। And my core message is, don't treat it emotionally, treat it as an asset class, and make sure that that asset starts paying for your lifestyle rather than you being loaded under its pressure। Hope it was valuable for you। I will come back again in a few days with a new video of mine. Thank you.